नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं किशोर जबी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम आपको कृषि की कुछ नई जानकारियों से रूबरू कराते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। रबी महाअभियान के तहत किसानों को किया जाएगा जागरूक। बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए संरक्षित खेती है बेहतर विकल्प। हाईटेक तकनीक से फलों एवं सब्जियों की खेती कर द्विपेती ने बनाई अलग पहचान। राज्य के मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत तालाब का निर्माण नई तकनीक से मछली पालन का प्रशिक्षण देकर सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में मत्स्य पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत जिले में रियरिंग तालाब का निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, नए तालाब का निर्माण और प्रथम वर्ष में इनपुट लाभ दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो वर्ष 2020-21 से 2024-25 कुल 5 वर्षों के लिए लागू है और इस योजना अंतर्गत कई अवयव रखे गए हैं। इन अवयवों में पहला अवयव है उत्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों रबी महाअभियान प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि इस वर्ष रबी की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम में से संबंधित कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। हमारे देश के फसल की कम उत्पादकता की मुख्य वजह है पूरे वर्ष वातावरण में तापमान की असामान्यता, जिस कारण सब्जियों की खेती अनुकूल नहीं हो पाती है। लेकिन प्रोटेक्ट फार्मिंग यानी संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसान भाई सालों भर गैर मौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। संरक्षित खेती द्वारा कम लागत में पूरे वर्ष अधिक उत्पादन संभव है। संरक्षित खेती को वातावरण के अनुकूल बनाकर सिंचाई योग्य जल एवं अन्य संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सामान्य खेती की तुलना में केवल 10 से 20% जल की आवश्यक होती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस संरचनाओं में हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल कर गैर मौसमी सब्जियों को उगाया जा सकता है। इस तकनीक में सब्जियों के विकास और बेहतर उत्पादन के लिए तापमान और नमी को नियंत्रित किया जाता है। संरक्षित खेती के तहत टमाटर, धनिया और शिमला मिर्च जैसी फसलों की औसत पैदावार अक्सर खेत में खेती की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। प्रदेश में सब्जी की खेती करके कई किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। सब्जियों की श्रेणी में कद्दू एक लोकप्रिय सब्जी है, जिसे गर्म जलवायु के कारण अपने राज्य में बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है, बशर्ते कद्दू के उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल किया जाए। अर्का नूतन, अर्का श्रेया, अर्का बहार, पंजाब लौंग एवं नरेंद्र देव जैसे कद्दू की उन्नत प्रभेदों को खेतों में लगाकर किसान भाई अच्छी फसल और बेहतर आमदनी पा सकते हैं। उपकरण में आज हम बात करेंगे पैकेजिंग मशीन की। काफ़ी कम कीमत में उपलब्ध यह मशीन किसान भाइयों के लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। इस मशीन की सहायता से किसान भाई अनाजों की बोरियों को काफ़ी आसानी से पैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं होती है।
सफलता की आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात राजधानी पटना की सफल महिला किसान दीप्ति राय से करवा रहे हैं। दीप्ति फूलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी खेती करती हैं। इस हाईटेक महिला किसान के हौसले और मेहनत ने आसपास की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। समय के साथ साथ खेती के मायने भी बदल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत तकनीक विकसित किए जाने के बाद शारीरिक बल से ज़्यादा बुद्धि बल को प्रयोग में लाया जा रहा है, जिस कारण अब हमारे देश की किसान महिलाएं भी धरती पुत्री वन पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खेती बाड़ी में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। इन बातों को चरितार्थ करते हुए पटना जिले की महिला किसान दीप्ति राय ने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धि को सही दिशा में देते हुए हाईटेक तकनीक से फूलों और सब्जियों की खेती कर सभी को चकित कर दिया है। दीप्ति गुलाब, जरवेरा, अंजीर एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करती हैं। तो मैंने इसकी शुरुआत की जहानाबाद में एक पॉली हाउस से, और जब मैंने इसको समझा कि इसमें कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसको प्लांट इसमें लगाते हैं और फूल उगाते हैं, वो सब समझने के बाद मैंने हनुमान मंदिर पटना स्टेशन के पास एक मंडी है, वहाँ मैंने खुद बैठकर इन फूलों को बेचा है और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। आज दीप्ति अपने बलबूते सफलता के पायदान को पार कर लिया है और समाज के लिए एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। आलू 2000 से 2500 प्रति क्विंटल, प्याज 1700 से 2800 प्रति क्विंटल, टमाटर 4500 से 6500 प्रति क्विंटल, परवल 3200 से 3800 प्रति क्विंटल, भिंडी 2500 से 3500 प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आसमान साफ रहने की संभावना है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगभग 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की तैयारी के लिए खेती की जुताई करने के तुरंत बाद पट्टा अवश्य लगा लें ताकि मिट्टी से नमी का ह्रास ना हो। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार के माध्यम से अभी आपने खेती की तमाम नई जानकारियां ली। आइए इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रणधीर कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम आज बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों पर। चूँकि कहीं ना कहीं गोभी वर्गीय सब्जियां हमारे किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में तो जाना ही जाता है, और वैसे समय में जब इसकी मांग ज़्यादा होती है तो इसकी बिहार में बाहर से भी इन सब्जियों की आपूर्ति होती है, मतलब मंगाया जाता है और तब जाकर पूरा होता है। तो क्यों ना हम उस पद्धति को, उस तरीके को अपनाकर यहाँ भी उस सब्जियों की खेती लगभग सारे समय हम कर सकते हैं, और क्या है उसके राज, कैसे हम उस तकनीक को अपना सकते हैं, कैसे बेहतर फ़ायदा मिल सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARI के वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हम गोभी वर्गीय सब्जियों पर बिहार में, खास करके बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बिहार में गोभी वर्गीय सब्जियों की बहुत बड़ी संभावना है, और हम आपको बताएं कि लगभग 6 ऐसी सब्जियां हैं जो गोभी वर्गीय हैं जिनका खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं। उसमें से 4 तो ऐसे हैं जिनका खेती हम करते भी हैं, जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी या बंदा गोभी जिसे कहते हैं, ब्रोकली करते हैं, और एक गांठ गोभी है। ये 4 सब्जियां हैं जिसको कमोबेश हम लोग खेती करते हैं। इसके अलावा और भी है, केल है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है, ये सब किस्में भी हैं जो खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग हमारे वैज्ञानिक काफ़ी इसकी खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। खास करके मैं अभी बात करना चाहता हूँ ब्रोकली का, जिसको हरा गोभी भी लोग कहते हैं। उसी तरह से एक रेमनेस्को गोभी भी होता है, वो भी हरा रंग का होता है। इसकी खेती बहुत बड़ी पैमाने पे अब शुरू हो गया है। मैं बताऊं आपको किसान भाइयों कि 10 साल पहले कोई ब्रोकली खाना नहीं पसंद करता था, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ा डिमांड डेवलप हुआ है, और शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रोकली खाने के लिए लोग पसंद कर रहे हैं। मैं बताऊं आपसे कि इसमें इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ख़ास करके इसमें क्लोरोफिल बहुत अच्छा है, और ख़ास दूसरी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और खनिज लवण इसमें है, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत है। बहुत सारा किसान भाई पसंद कर रहे हैं, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स मार्केट में है। इस समय यदि ब्रोकली कोई किसान पैदा कर दे जुलाई अगस्त में लगा करके, नेट से शेड नेट में, पॉली हाउसेस में या ओपन कंडीशन में भी इसकी खेती आराम से पेरी अर्बन एरिया में किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2-3 वैरायटी जैसे पालम हरिता है, फेस्टा है जो प्राइवेट कंपनी का बीज है, और भी दूसरी वैरायटीज़ हैं जिनका बहुत ही बढ़िया कवरेज है, और उसका उत्पादन हमने बहुत सारे ट्रायल करके देखा है कि ये दो किस्में हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है, और मिनिमम इसको 10 रुपये से लेकर के 40 रुपये प्रति इकाई कह सकते हैं इसको आप बेचा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी ब्रोकली है। इसी तरह से पत्ता गोभी आज की डेट में यदि मंडी पे आप जाएं तो 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलो आज पत्ता गोभी मिल रहा है। बहुत ऐसी किस्में हैं जिनको आप, जैसे गोल्डन एकड़ है, प्राइड ऑफ इंडिया है, ये सब जो किस्में पुरानी किस्में हैं, इन किस्मों को आप जून जुलाई में, आप जून में सोइंग करें, जुलाई में लगा दें तो आपका अक्टूबर महीने में आराम से ये मंडी में आ जाता है, और अभी 40-50 रुपये 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अपनी आमदनी बहुत बढ़ा सकते हैं।
इसी तरह से फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में 3-4-5 कैटेगरी इसके फूल गोभी के लगाने के होते हैं, और जो मई से हम शुरू करते हैं और मई में सोइंग कर सकते हैं, जून को सोइंग कर सकते हैं, जुलाई अगस्त, और लेट वाली किस्में अक्टूबर नवंबर तक सोइंग कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग किस्म जो वेराइटीज़ हैं, चूँकि बहुत ही थर्मो फोटो सेंसिटिव होता है, यानी ताप और जो आर्द्रता होती है और फोटो पीरियड्स होते हैं उससे बड़ा ही सहिष्णु होता है, तो इस वजह से इसकी किस्में अलग अलग हैं। हमने भी 2 किस्में हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से विकसित हुई है, जिसमें मैं भी वैज्ञानिक था और मेरे ही द्वारा ये विकसित किया गया सबौर अग्रिम। ये इतनी अच्छी किस्म है, इसको आप मई जून से लेकर के सितंबर तक आप रोपाई कर सकते हैं, और उधर फिर जनवरी फरवरी में भी आप इसकी सोइंग करके आप मई के गर्म लहलहाती धूप में भी इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वैरायटी हमने डेवलप किया सबौर मुक्ता, आप उस वैरायटी को भी बढ़िया बड़े पैमाने पे खेती कर सकते हैं। ये भी किस्म एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप में ही है, जिसका कि 800 ग्राम तक का एक कर्ड होता है, बिल्कुल मिल्की वाइट कर्ड होता है, और बहुत अच्छा उत्पादन इसका लगभग 200-225 कुंटल पर हेक्टेयर से आराम से उत्पादन मिल जाता है। इसके अलावा और भी किस्में हैं, जैसे काशी कुंवारी, इसका 300-350 कुंटल पर हेक्टेयर उपज होता है, और तेज़ बारिश में भी पौधे सहिष्णु सहनशील हैं, और अच्छी बारिश जब होती है तब भी ये पौधे गलते नहीं हैं। तो ऐसे 2-3 किस्में हैं। इसी तरह से कुछ प्राइवेट सीड कंपनी के जैसे सिंजेंटा का 1535 है, और भी बहुत सारी किस्में आ गई हैं दूसरी कंपनियों की, इनको भी आप लगा सकते हैं। और इसका जो पौधा है हम लोग सेंटर ऑफ एक्सलेंस चंडी नालंदा में उपलब्ध है। आप जो भी किसान भाई जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, बिहार के प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में आप हैं, ज़िले में हैं, तो आप अपने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करके ऐसे किस्मों का आप बिचड़ा तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। 1-2 किस्में और जैसे मैं बताना चाह रहा था, कैरोटीना वैरायटी जैसे मैंने बताया, उसी तरह से इसका पूसा पौसजा करके एक वैरायटी है जो पूस माह में यानी कि जाकर के दिसंबर में तैयार होगा। ये मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है, 80 दिन में तैयार हो जाती है। इसको अभी लगा सकते हैं हम लोग, यानी यदि आश्विन महीने में, कार्तिक महीने में आप लगाते हैं तो पूस महीने में 80 दिन में बिल्कुल पूस के लास्ट में आपको ये तैयार हो जाएगा। इसी तरह से माघी पूसी करके बहुत सारी किस्में विकसित हैं इसकी। और किसान भाई जब बीज खरीदने जाएं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जो किस्म आप खरीद रहे हैं बिल्कुल सीजन वाइज जो विकसित किस्में हैं उन्हीं का खरीद करें, इससे अच्छा होगा। हमारे यहाँ सर ऑफ सीजन में गर्मियों में भी बाहर से गोभियाँ आती है, तो उन किस्मों का बिहार में पैदावार संभव है। चूँकि बाहर से आता है, हमारे बगल का राज्य पड़ोसी राज्य है झारखंड सर, वहाँ से काफ़ी इसकी आमदनी है, यहाँ आती है, तो उन किस्मों का बिहार में संभव है। बिल्कुल। मैं पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों की किस्म की बात करूँ तो पत्ता गोभी में भी लेट ड्रम हेड, इसमें स्नोबॉल ग्रुप की जो किस्में हैं इनको हम नवंबर दिसंबर में सोइंग करके और फरवरी मार्च अप्रैल तक उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इवन कि फरवरी में आप ट्रांसप्लांट करके आप अप्रैल में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी लेट वाली किस्में हैं। इसी तरह से फूल गोभी में हमने अपनी वैरायटी की बात भी कहा कि जो हमारा सबौर अग्रिम है, सबौर मुक्ता है, इसी तरह से पूषा मुक्ता है, ये सब किस्में हैं। ये सब जो किस्में हैं पत्ता गोभी वाली और ये फूल गोभी की जो 2 किस्में बताया, ये सब लेट में आप खास करके नवंबर और दिसंबर महीने में भी इसकी सोइंग कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो आपका अप्रैल मई का महीना है उस समय भी आपका बढ़िया उत्पादन मिलेगा। कुछ प्राइवेट सीड कंपनी के भी बीज अभी फूल गोभी के उपलब्ध हैं, जैसे मैंने उसका चर्चा पहले भी किया। सिंजेंटा कंपनी का है, 1521 है, और भी बहुत सारी किस्में आ गई हैं दूसरी कंपनियों के, जो कि आप उधर मई जून में लगा करके आप या अप्रैल महीने में भी लगा करके आराम से खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, खास करके गोभी वर्गीय जागरूकता दी, बढ़ाया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल विकास मिशन के तहत देश के युवाओं को अलग अलग पाठ्यक्रम के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत कृषि से संबंधित भी कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, जानेंगे इस योजना के तहत आप किन विषयों पर प्रशिक्षण लेकर खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ शारदा शर्मा से। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत स्वागत है आपका शारदा जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि हमारे जो बिहार के जो युवक युवतियां हैं जिन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो आपके बामेती के द्वारा उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है? ये जो है बिहार कौशल विकास मिशन जो कृषि विभाग की योजना है और इसका जो संचालन है हम बामेती के द्वारा कर रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हमारे 74 सेंटर्स हैं, प्रशिक्षण केंद्र है, जहां युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर कुशल प्रशिक्षण दे करके उनका ट्रेनिंग करवाया जाता है। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम उनको देते हैं ताकि उस क्षेत्र में वो पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान को वो अर्जित कर सके और फिर कुशल कार्य करके अपना जो है वो रोजगार सृजन या स्वावलंबन अपना कर सके। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं आप। तो अब आपने जैसा कि बताया कि पूरे बिहार में 74 केंद्र है, तो ये जो 74 केंद्र है बिहार के क्या 38 जिले में है? और ये जो केंद्र है किन नामों से जाना जाता है, ताकि जो हमारे जो कृषि कार्य करना चाहते हैं युवक युवतियाँ और उसमें जो अपनी कौशल प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कैसे उनसे कांटेक्ट करेंगे? हमारे यहाँ जो 38 ज़िले हैं जिसमें आत्मा के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, तो 38 ज़िलों में आत्मा जो है वो एक केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है। फिर हम लोग कृषि विज्ञान के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी प्रशिक्षण केंद्र है। और महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय भी प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे करके हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं। और ये जो प्रशिक्षण होता है वो 1 से 2 महीने का होता है। इस प्रशिक्षण अंतर्गत 2 तरह की ट्रेनिंग चलती है। एक ट्रेनिंग आपकी डोमेन की ट्रेनिंग होती है, जो कि बिल्कुल नए तरह के लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल जानकार नहीं है। वो कृषि कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी उनको नहीं है, तो उसके अंतर्गत हम लोग डोमेन की ट्रेनिंग देते हैं। और जो कृषक पहले से उस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके पास जो है प्रमाण पत्र या प्रमाणीकरण नहीं है, तो उसके लिए हम लोग RPL की ट्रेनिंग चलवाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्नर। ठीक है, तो ये 2 विषय है जिसमें हम लोग मेन ट्रेनिंग हो रही है। और इसके अंतर्गत 25 कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा। इसमें आपका जो है मखाना ग्रोअर, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, और आपका जैसे है मत्स्य पालन नहीं, मतलब हैचरी से रिलेटेड है। फिर आपका जो है उष्णकटिबंधीय जो है आपका फलदार वृक्ष, फिर पैक हाउस वर्कर्स, और इस तरह की बहुत सारे कोर्सेज है। 25 कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। और RPL के तहत जो है वो 4 कोर्सेज हमारे चलते हैं। एक मखाना उत्पादन का, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोवाइडर का चल रहा है, उसके बाद आपका गार्डनर का चल रहा है। ठीक है, हाँ, और नहीं गार्डनर मतलब कि गार्डन कैसे मेंटेन करना, कैसे मेंटेन, हाँ, औषधीय पौधों का के ऊपर नहीं, ये RPL के तहत औषधीय पौधों का नहीं चल रहा है। गार्डनर मतलब गार्डन मेंटेनेंस 25 कोर्सेज में आ रहे हैं औषधीय पौधे। हाँ, उसमें आ रहे हैं। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी। अब एक जो सवाल उठता है कि आपसे जो हमारे जो प्रशिक्षण लेना चाह रहे युवक युवतियाँ राज्य के, वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? ये प्रशिक्षण केंद्रों में हम लोगों ने एक फॉर्म जनरेट किया हुआ है, जिसको जो भी आपके 18 से लेकर के 59 ईयर्स तक के जो भी युवक युवतियां हैं या जो भी लोग हैं, किसान हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म जनरेट किया हो, उस फॉर्म को भर के वो केंद्र में जमा करें और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका हम लोग ASCII से पूरा पोर्टल पर उनका डिटेल जाता है और एक निर्धारित तिथि पे हर महीने के या तो 1 तारीख या फिर 15 तारीख से इस कोर्स की हम लोग जो है शुरू, हर महीने, हाँ, 12 महीने में आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये सारे सेंटर्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं और ASCII के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। आपका जो कौशल विकास है वो पूरा ASCII के गाइडलाइंस, स्किल इंडिया जो है उस काउंसिल के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है। उसके सारे तो अब तक यहाँ से कितने बच्चियाँ प्रशिक्षित होकर आज बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने 10,845 लोगों को प्रशिक्षित किया है और इसमें जो है डोमेन के अंतर्गत 9,166 लोग हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और RPL के तहत 1,706 लोग जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वरोजगार से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई जॉब देने की संस्था नहीं है, लेकिन हम लोग हाँ प्रशिक्षण देके उनको स्वरोजगार। हमारे किसानों को और आप क्या संदेश देंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग इस कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण से जुड़े
और जो भी स्वावलंबी बनना चाहते हैं वो ज़रूर ही इस निःशुल्क प्रशिक्षण को लें और हम लोगों से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं अगर उनको कोई इस दिशा में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। बहुत बहुत आभार शारदा शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान बंधुओं को देने के लिए। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की कड़ी में हमने आपको कृषि की कुछ नवीनतम जानकारियों से रूबरू कराया। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और नई जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।